सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। आप सभी का स्वागत है फिर से। सो टुडे माय टॉपिक इज टू डिस्कस क्वेश्चंस। अभी तक हमने सारी थ्योरी पढ़ ली। बेसिकली वीवीटी पढ़ लिया मैंने, एमओटी पढ़ लिया, वेस्पर थ्योरी पढ़ ली, टाइप्स ऑफ बॉन्ड पढ़ लिए। उसमें एक हाइड्रोजन बॉन्ड बचा हुआ है जो मैं भी बताऊंगा, और कुछ रूल्स भी बचे हुए हैं। फिलहाल जितने हमने टॉपिक्स पढ़े हैं उसके रिगार्डिंग हम लोग कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं, देखते हैं आप लोगों की प्रैक्टिस कैसी है और किस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं और हम लोग की अप्रोच क्या होती है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन आंसर राउंड को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है, सोचो और आंसर करते चले जाओ। ठीक है, सारे लोग आंसर करना। कार्बन सब ऑक्साइड, अच्छा सब ऑक्साइड का तो आपको पता है, कार्बन सब ऑक्साइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है ये सब जानते हो। कार्बन 3 है तो क्या हो जाएगा बच्चों, इस तरीके से कार्बन सब ऑक्साइड का स्ट्रक्चर होता है, ये देखो ये। ठीक है, ये कार्बन सब ऑक्साइड हो गया। अब पूछा जाता है इसमें से कौन सा एक्चुअल स्ट्रक्चर है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मुलेशन रिप्रेजेंट द करेक्ट ग्राउंड स्टेट ऑफ लुईस स्ट्रक्चर फॉर कार्बन सब ऑक्साइड। एक चीज है, लुईस स्ट्रक्चर पूछा तो मतलब ऑक्टेट रूल फुल होगा। आपको पता है यहाँ ऑक्सीजन के पास बॉन्ड पेयर कितने हैं, 2, यानी टोटल यहाँ पे 2 to 4 यूज हो चुके हैं। तो यहाँ पे और कितने आ सकते हैं बच्चों, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे और 2 आ सकते हैं। तो यानी देखो यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, 2 2 4 2 6 2 8, सब जगह देखो 8 इलेक्ट्रॉन है सी ऑप्शन में। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। सब ऑक्साइड का स्ट्रक्चर देख लो, इसको बोलते हैं सब ऑक्साइड, जिसमें कार्बन कार्बन एक दूसरे से अटैच होता है और कंप्लीट ये जो है अपना क्या क्या करके रखते हैं, ऑक्टेट फुलफिल करके रखते हैं। हमेशा याद रखना, बार बार मैंने बोला, इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब क्या, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, इन दोनों का हमेशा समेशन होता है। तो देख लो आप, हर जगह पूरा पूरी है, सी ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, द बॉन्ड लेंथ इन द स्पीसीज O2, O2 प्लस एंड O2 माइनस। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको बताया था बॉन्ड लेंथ किस पे डिपेंड करता है, बॉन्ड ऑर्डर। तो सबका बॉन्ड ऑर्डर निकालो। O2 का बॉन्ड ऑर्डर बच्चों क्या होता है, 2 होता है। O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर जल्दी से ढूंढ के बताओ, जो चार्ट मैंने बताया था ना उससे, बार बार सिग्मा 1s2 करके मत ले जाना। और O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, 1.5। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा होता है उसका बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा बच्चों, सबसे कम। तो क्या ऑर्डर होगा, जल्दी बता दो बच्चों। मुझे लगता है मैं डी ऑप्शन पे करेक्ट करने जाऊंगा। डी ऑप्शन सब क्या, सबको आंसर करना है, बैठे मत रहो मेरे मतलब मैं बताऊंगा उस पे, क्योंकि मैं तो हमेशा बहुत बार गलत बता देता हूं। तो इसलिए इस पे मत करो बैठ के। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 3, which of the following formula does not correctly represent the bonding capacity। बताओ जिसमें बॉन्डिंग कैपेसिटी मतलब ऑक्टेट रूल को जो वायलेट कर जा रहा है। तो आप बहुत आराम से देखो, ये PH4 प्लस है, ये भी सही है, ये OF2 है, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे डी ऑप्शन में देख रहे हो, कार्बन ने 2 2 4 एक 5 बॉन्ड बनाए। कार्बन का भी 5 बॉन्ड बना सकता है क्या, पॉसिबल ही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का क्या हो जाएगा बच्चों, डी ऑप्शन। बिल्कुल सब सही जवाब दे रहे हो, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 4, थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन नंबर 4 के रिगार्डिंग आपको हिंट्स पहले ही दे चुका था कि कुछ फोर्स होते हैं और कुछ बॉन्ड होते हैं। जो फोर्स होते हैं वो हमेशा वीक होते हैं, और जो बॉन्ड होते हैं बच्चों वो हमेशा क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आपसे पूछा जाए तो क्या करोगे, जल्दी से बता दो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आराम से देखिए, आंसर बताइए। मुझे मतलब नहीं बता, आप लोग को आंसर करना है। थोड़ा ध्यान से देखो, आपको पता है कोवेलेंट है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, वंडरवाल फोर्स है और डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है, यही तो है आपके पास। तो आपको पता है सबसे वीक फोर्स कौन होता है, मैंने बताया था वंडरवाल। उसके बाद कौन आता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसके बाद क्या आता है, डायपोल। और सबसे स्ट्रॉन्ग कौन होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। यानी आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बी। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, याद रखना इस चीज को। अब क्वेश्चन नंबर 5 मैंने पढ़ाया नहीं है, तो इसको मैं जब हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ाऊंगा तब इसको मैं बताऊंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ें। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 का मुझे सबसे आंसर चाहिए। प्रैक्टिस जितना करते जाओगे, और जिसको डाउट है तुरंत माइक ऑन करोगे, कहीं पर भी समझ में नहीं आया तो याद रखना है, ये क्वेश्चन नंबर 4 को वीवीआई करो। मैंने इसका पीडीएफ फाइल आप लोग को शेयर कर चुका हूं पहले ही, बट इसका आंसर देख लो। 5 नहीं बताना है, 6 बताना है। 5 मैं पढ़ाऊंगा उसके बाद। देखो ये बहुत अच्छा है, इसका आंसर क्या आएगा सोच के बताना। सल्फेट है, फॉर्मूला दिया हुआ है M2SO4 होल थ्राइड। इस फॉर्मूला को देख के फॉस्फेट बताओ जल्दी से। देखो ये कितने लोग दिमाग लगा सकते हैं इसका आंसर, और फास्ट फास्ट करते जाओगे। सबसे आंसर चाहिए मुझे।
आ गया क्या? देखो क्या आंसर किया आप लोगों ने। चलिए, सबके आंसर नहीं आ रहे बच्चों, सबके आंसर चाहिए मुझे। 6 का मैक्सिमम लोगों ने डी बोला है। तो चलो मैं चेक करके देखता हूँ डी है कि नहीं। आपको पता है जब सल्फेट बना है तो सल्फेट का आयन का क्या होता है, SO4 2 माइनस होता है बच्चों, बिल्कुल। तो इस फॉर्मूला से मेटल किस ऑक्सीडेशन स्टेट पे, +3 पे है। और जब ये मेटल फॉस्फेट के साथ जाएगा तो फॉस्फेट का जो आयन होता है PO4 3 माइनस, ये प्लस और माइनस कैंसिल, यानी जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, MO4, यानी डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप सो आप लोग को समझ में आ चुका। चलिए आ जाइए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। कॉपी में सब नोट डाउन कर लेना जिसको भी डाउट हो, है ना। एक मिनट रुक जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 फिर से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए। N2 and O2 आर कन्वर्टेड इनटू मोनोएटॉमिक आयन, ठीक है। N2 प्लस एंड N2, अच्छा N2 प्लस है ना, हाँ ठीक है। N2 प्लस एंड N2, सॉरी N2 माइनस है, हाँ। N2 कन्वर्ट किस में हुआ बच्चों, N2 माइनस में। और O2 कन्वर्ट हुआ O2 माइनस में। तो बोलता है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो चेक करके देखो, इन N2 में, इन N2 माइनस, फर्स्ट ऑप्शन, इन N2 माइनस NN बॉन्ड वीकन्स। अच्छा चेक करके देखते हैं। अगर मैं बात करूं N2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 3, और N2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर जल्दी से बता दो। आप बोलोगे सर 2.5। तो आपको पता है इन N2 माइनस NN बॉन्ड, NN1 वीकेंस, क्या सही बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ध्यान से देखो। उसके बाद इन O2 माइनस OO बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस। अब आप देखो O2 माइनस, O2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, 2, और O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर बच्चों क्या होता है, O2 माइनस का बॉन्ड बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा आपका 1.5। एम आई राइट? अब आप फर्स्ट और सेकंड को पहले चेक कर लो। N2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर है 2.5, जो N2 से कम हो। अगर बॉन्ड ऑर्डर कम होता है तो आपको पता है बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रेंथ उसका क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो पता है कि NN बॉन्ड वीकन्स, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। O2 माइनस OO बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज, आपको पता है O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 और O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर 1.5, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज नहीं डिक्रीज हुआ। तो यानी बी ऑप्शन जो है बच्चों वो रॉन्ग ऑप्शन है। बाकी चेक कर लो, इन O2 माइनस OO बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज, बिल्कुल सही है। N2 माइनस बिकम पैरामैग्नेटिक, आपको पता है N2 माइनस जो है पैरामैग्नेटिक होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करके देख लो इसमें, 7 टू द 14 और 15 इलेक्ट्रॉन। अगर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो क्या होते हैं बच्चों, पैरामैग्नेटिक होते हैं। बहुत अच्छी बात है। 6, जो जो थ्योरी मैंने पढ़ाई है उससे आप सारा क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या ऑप्शन होगा, क्या आंसर होगा, जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए। ये याद करो, ये क्वेश्चन मैंने कराया था। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर मुझसे मत पूछना, सीधा सीधा ESU सेंटीमीटर दिया हुआ है। 1.41 एंगस्ट्रॉम को किस में चेंज करोगे, 1.41 इंटू 10 टू दी पावर -8 सेंटीमीटर। और चार्ज क्या लेते हैं याद करो, 4.1 इंटू 10 टू दी पावर -10 ESU। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और उसके बाद आपको पता है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है। चलो आंसर बोलो भैया इसका। क्वेश्चन नंबर 8 सबसे बनना चाहिए, सबके दिमाग में आना चाहिए। क्या होगा, 0.78 इंटू 10 टू दावर -18 डिवाइडेड बाय 4.8 इंटू 1.41, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आई थिंक 6.6 आएगा इंटू 10 टू दावर -18। तो इनको सॉल्व करो, आंसर क्या आने वाला है, आंसर, अरे वाह डिम्पल, वेरी वेरी गुड, गुड। बी ऑप्शन, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल बी ऑप्शन है। सॉल्व करके देखो, जहां दिक्कत है पूछ लो। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। जल्दी जल्दी सॉल्व करते जाओ, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व, मतलब मैं चाहता हूं कि जो थ्योरी पढ़ो मजा आ जाए आपको। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, NS3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3, PtCl4 मुझे नहीं पता, PCl5 मुझे नहीं पता, BCl3 नहीं पता, जल्दी से बताओ करेक्ट ऑर्डर क्या होगा। मुझे तो यहाँ ज्यादा ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, मैं बी ऑप्शन देखूंगा ना, बी ऑप्शन में ही सही दिख रहा है, NS3 का sp3 होता है। बाकी तो आप इजीली ढूंढ सकते हो। PtCl फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप देख ही चुके हो, और नहीं देख चुके हो तो फिर भी आपको थ्योरी पता है, आप आराम से ढूंढ सकते हो। ठीक है, देखो DsP2 है, DsP2 मतलब ये स्क्वायर प्लेनर कम्प्लेक्स है, याद रखना। समझ में आया,
इंटर एटॉमिक कंपाउंड जो आप आगे जाके देखोगे स्क्वायर प्लेनर और NH3 टेट्राहेड्रल है। और PCl5 तो सबको पता है sp3d, एक्चुअली PCl5 को DsP3 लिखने से अच्छा sp3d लिखना चाहिए था, और BCl3sp2 सबको पता है। किसी को डाउट है? सबको समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 9 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या होगा बच्चों? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कल ही मैंने इसका स्ट्रक्चर बताया था, कल ही मैंने NO3 का स्ट्रक्चर बताया था। NO3 का स्ट्रक्चर कैसा होता है? N डबल बॉन्ड O, ये O और ये O, और ऊपर क्या है? माइनस। यानी नाइट्रोजन ने अपने सारे लोन पेयर डोनेट कर चुका, कुछ भी नाइट्रोजन के पास खाली नहीं है। 4 बॉन्ड पेयर बन गए, 0 लोन पेयर, यानी डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चेक करके देखो कोई लोन पेयर बचा बच्चों? नहीं। यस, बहुत अच्छा, सबके आंसर सही आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11, जिसको भी डाउट हो आराम से पूछते चले जाना। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग लीड टू द बॉन्डिंग? याद करो मैंने बोला था हमेशा सिमेट्रिकल ओवरलैप, प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा तभी बॉन्डिंग बनेगा, प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं होगा तो बॉन्डिंग नहीं बनेगा। चलो आयुषी ने बोला बी, बाकी बच्चे आंसर करो फास्ट फास्ट, जिसके भी डाउट है वो पूछते चले जाओ, और डाउट नहीं है तो सॉल्व करते चले जाओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, आपको पता है ये क्या सिमेट्रिकल ओवरलैप है? ये कुछ ऐसा दिख रहा है क्या? ये जो स्ट्रक्चर आपका बन रहा है वो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है। ये प्रॉपर ओरिएंटेशन है? नहीं। आपको पता है जब भी एस और पी ओवरलैप करते हैं, अलोंग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस करते हैं, ये देखो बी वाला, और एस एस का कभी ये वाला कौन सा शेप हो गया? और आपको पता है ऊपर भी प्लस होना चाहिए, अगर पी भी ओवरलैप करे साइड वाइज तो ये प्लस, तो ये वाला प्लस, ये माइनस और ये माइनस, ये देखो माइनस प्लस है, और इस तरह से ओवरलैपिंग हो ही नहीं सकती। तो आपका क्या है? बी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया सबको? चलिए उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 12। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखूं ये कौन बता सकता है? ये क्वेश्चन कौन बता सकता है? ये थ्योरी भी मैं पढ़ा चुका हूं। एक भी क्वेश्चन आपको अनसीन नहीं दिखेगा कि सर ने नहीं बताया। पूछा है बॉन्ड एंगल के थ्रू बताओ किस कंडीशन में डायपोल मोमेंट मैक्सिमम होता है। अच्छा एक चीज बताओ, डायपोल मोमेंट का कुछ फॉर्मूला बताया था मैंने ऐसा कुछ करके? म्यू 1 स्क्वायर प्लस म्यू 2 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 म्यू 1 म्यू 2 कॉस थीटा। आपको याद आ गया? यानी थीटा की वैल्यू, अब थीटा की कौन सी वैल्यू इसमें होगी जिसके चलते म्यू डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगा? थोड़ा मैथमेटिक्स क्वेश्चन है, बिल्कुल गलत नहीं है। आयुषी ने क्या जवाब दिया है? बिल्कुल। बाकी बच्चे सुन सोचो। आपको पता है cos 90 की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। 90 के बाद जितना आता है वो फिर नेगेटिव में आने लगता है, और नेगेटिव में आने लगेगा तो नेट डायपोल मोमेंट, जैसे cos 180 डाल दूं तो क्या आ जाएगा? -2 म्यू 1 म्यू 2 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो म्यू इज इक्वल टू म्यू 1 माइनस म्यू 2 हो गया। यानी 90 के बाद जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव में आती है, और नेगेटिव में आएगी तो नेट डायपोल मोमेंट कम होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आपके आते हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है। सबको समझ में आ रहा है ना? हाँ, सबको समझ में आना चाहिए। सोचो क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में। अगर ऐसे क्वेश्चन आप लगातार प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपकी चीजें सही हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 सबको दिख रहा है? देखो साइनाइड आयन, पहले क्वेश्चन समझ लो। Cn- और N2, आपको पता है ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं, इसमें भी 14 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 14 इलेक्ट्रॉन है। तो आपको पता है दोनों का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा बच्चों? 3 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बोला भी है। बट इन कंट्रास्ट ऑफ टू Cn, N2 केमिकली इनर्ट होता है। N2 आपको पता है इनर्ट होता है, रीजन क्या है ये बताओ? आपके स्क्रीन पे, एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा समझ में आ गया? N2 क्यों इनर्ट होता है? तो ये आपके पास ऑप्शन है, बताओ। लो बॉन्ड एनर्जी, एब्सेंस ऑफ बॉन्ड पोलैरिटी, किस चीज के लिए? क्या होगा इसका आंसर? फास्टली आंसर करो, फास्ट आंसर करो। एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा अगर जिसने थ्योरी पूरी तरीके से पढ़ रखी है। चलो जल्दी करो बच्चों।
क्या हो जाएगा, क्यों इनर्ट होता है? आपको पता है Cn माइनस में नेट डायपोल मोमेंट होता है, लेकिन N2 क्या है, सिमेट्रिकल है, इस जगह पे डायपोल मोमेंट होता ही नहीं है, यानी बॉन्ड में पोलैरिटी नहीं होती। बॉन्ड में पोलैरिटी नहीं होने की वजह से तभी तो वो इनर्ट होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, एब्सेंस ऑफ बॉन्ड पोलैरिटी। इस चीज को हमेशा याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर 13 का क्या हो जाएगा बच्चों, बॉन्ड पोलैरिटी। तो N2 इनर्ट क्यों होता है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ बॉन्ड पोलैरिटी। क्वेश्चन नंबर 14, ये मैंने याद करो, ये वाला ग्राफ मैंने स्पेशली आपको बताया था, और इस ग्राफ को देख के याद आया, ये ग्राफ याद करो, जब मैं बता रहा था जब कोई एटम, दो एटम आपस में एक दूसरे के पास आते हैं तो ग्राफ कुछ इस तरीके से, ऐसा कुछ मैं ग्राफ दिखाया था, याद आया या नहीं? तो नोट्स पलटो। तो ग्राफ जब आपको पता है तो आंसर बता दो बच्चों। देखो इसका आंसर कौन दे सकता है, स्वाति इसका आंसर करो। सबको करना है, मतलब पर्टिकुलर इंसान से नहीं पूछ रहा हूं मैं, सबको करना है। सोचो मैंने क्या बोला था, ये एनर्जी है ऊपर वाला, ठीक है, क्या होगा सोचो तो बच्चों। सबको पढ़ाया था, बनेगा क्यों नहीं? दुनिया में ऐसा क्या क्वेश्चन है जो इतना टफ है जो आपको, आपसे बनेगा नहीं? सबसे आंसर होने चाहिए। सोच के, सोच के करोगे, नहीं तो ऐसा नहीं, सबको सोच के करना है। सबसे आया, चलो अनमोल माइक ऑन करो, आंसर बोलो। अनमोल माइक ऑन कीजिए और आंसर बताइए। बी। क्यों होगा बी, एक्सप्लेन करो, वाई बी? बी क्यों होगा, एक्सप्लेन करना भी होगा ना। चलो फ्रेया आंसर करो, फ्रेया एक्सप्लेन करो, आवाज आ रही है? याद करो ये नोट्स में पढ़ाया था। एक्सप्लेन चाहिए, एक्सप्लेन, एक्सप्लेनेशन जिसको आता है वो बताओ, एक्सप्लेनेशन सर करो। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता होगा। आपको पता है कि बी ऑप्शन में जो ये सेकेंड वाला जो कर्व है वो देखो, एनर्जी उसकी कम है, और आपको पता, ग्राफ से देखो ना एनर्जी कितनी कम है, और आपको पता है नेट एनर्जी अगर डिक्रीज होती है तो वो स्टेबिलिटी को गेन करती है। देखो तो कर्व 1 और कर्व 2 में, ये देखो कहाँ गया, -200 पे। याद करो जब नेट फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो क्या बोलोगे, कर्व 2 रिप्रेजेंट द मोस्ट स्टेबल स्टेट फॉर H2 आयन, क्योंकि इस जगह पे एनर्जी सबसे कम है, और एनर्जी कम मतलब बॉन्ड बनने के चांसेस ज्यादा। समझ में आया? याद करो ये ग्राफ है, देखा था, बताया था। तो मैंने क्या बोला कि थ्योरी अगर अच्छे से आपको आती है तो वो सब बता, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों हुआ, क्योंकि ग्राफ में एनर्जी कम आ रही है। चलो ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 15, मुझे नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 15, मुझसे उम्मीद मत करो, मैं गलत पढ़ा सकता हूं लेकिन आपको गलत नहीं सीखना है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या होगा समझो। क्वेश्चन देखो बच्चों, बार बार मैं कह रहा हूं, अगर नीट क्लियर करना है तो अगर 1 मिनट टाइम मिलता है आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो गिव 40 सेकेंड टू रीड द क्वेश्चन, और मैं गारंटी लेता हूं नेक्स्ट 20 सेकेंड में आप क्वेश्चन का आंसर भी करोगे और बबल भी कर लोगे। लेकिन आप क्या करते हो, 10 सेकेंड क्वेश्चन के लिए पढ़ते हो, 40 सेकेंड आप क्वेश्चन को सॉल्व करने लगाते हो, और लास्ट 10 सेकेंड आप बबल करते हो, जो कि सबसे रॉन्ग। क्वेश्चन पहले समझो बोला क्या है, हर क्वेश्चन का उसका आंसर होता है, बाकी आपकी इच्छा है। मैं तो बता सकता हूं, बाकी समझदारी आप लोगों के अंदर होनी चाहिए। चलिए आंसर कीजिए फास्ट फास्ट। किसी का, अरे किसी का आंसर ही नहीं आया, ये क्या, ये अ सेक्शन ऑफ, टफ है क्या ये क्वेश्चन? अ सेक्शन ऑफ पीरियोडिक टेबल इज गिवन बिलो विथ एलिमेंट ए बी एक्स एंड टू, व्हिच ऑफ द बॉन्ड गिवन बिलो इज लिस्ट पोलर? तो बताओ ना लिस्ट पोलर कौन सा है, सोच के बताओ।
इतना अच्छा बाप, ये ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ऐसे नहीं बनेगा। किसने बता रहे हो? वाह, झलक ने क्या आंसर किया है? झलक, इसका आंसर मतलब कैसे कर लिया आपने इसका मतलब, ये मतलब कैसे? ये बी इसका ऑप्शन है। अच्छा, इसका एक थ्योरी समझो। हाँ बोलो बोलो, झलक बताओ, तुम पहले आंसर करो इसका। माइक ऑन करो, आंसर करो। अच्छा, सर श्योर श्योर नहीं हो क्या? अच्छा सर जी, हाँ बोलो, हाँ बोलो। सर मैंने ये सोचा, मतलब अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी, बिल्कुल, बहुत अच्छा। डाउन द पीरियड डिक्रीज करेगी, डाउन द बिल्कुल ग्रुप डिक्रीज करेगी, बिल्कुल। तो ए की कम होगी और वाई की भी कम होगी, तो हम्म उसमें डिफरेंस कम होगा, हम्म। तब तो इसलिए सबसे कम पोलर होगा। यस यस, बिल्कुल सही है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होगी तो आपको पता है पोलैरिटी कम होती है। तो आंसर क्या होगा? ए और वाई, क्योंकि अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है। तो यहाँ पे ए है और यहाँ पे वाई है। तो जब डायगोनली ये फॉर्म कर रहे हैं तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम है। ये ए वाई बी आंसर। देखो, थ्योरी से भी बेहतरीन होते हैं टीचर ने जो क्वेश्चन सेट किया, उसने अपने आपके स्किल को टेस्ट किया कि आखिर क्वेश्चन को उसने घुमा दिया। आप घबराए क्यों? आपको तो पता, क्या बोला मैंने हमेशा, जिसकी बेसिक थ्योरी अच्छी है उसको दुनिया में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो वो बना नहीं पाएगा। सोचो ना, अलोंग द पीरियड यानी ए और एक्स में देखें तो पता है एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा और ए की कम। जब डाउन द ग्रुप जाए ए और बी में देखें तो ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, बी की कम। फिर एक्स और वाई में देखें तो आपको पता है डाउन द ग्रुप जाएंगे तो भैया वाई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, एक्स की ज्यादा। तो कौन ऐसा सिचुएशन आया जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम हो गया? सबसे ए और वाई में, उठा के डाल दो। अब क्वेश्चन नंबर 16। जो जो क्वेश्चन आपको टफ लगे वो माइक ऑन करके मुझसे पूछ सकते हो। सर ने एक्सप्लेन किया, इसलिए मेरे एक्सप्लेन करने से कुछ नहीं होगा, मैं पहले ही पढ़ाई कर चुका हूं। ठीक है, अब आपको करना है, आपको नीट पे जाना है। मेरा लाइफ तो बन गया, ठीक है, बन के मतलब हो चुका। ठीक है, चलो। Among the compound BF3, NCl3, H2S, SF4 and BCO, identify the one in which the central atom has same type of hydrogen। मतलब इन चारों में किसका हाइब्रिडेशन सेम है? यार ये क्वेश्चन भी अगर तुम लोग नहीं बना पाए तो क्या मतलब, इन सब में किसका हाइब्रिडेशन सेम है बच्चों? अब ये तो बता दो, ये तो बहुत आसान है। किसका हाइब्रिडेशन सेम लगता है मुझे? H2, BF3, NCl3 और H2S तो मुझे नहीं लगता होगा, क्योंकि BF3 में तो भैया हाइब्रिडेशन अलग होता है, NCl3 में तो sp3 होता है। H2S में देखो, सबका निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही है, BeCl2 और H2S में भी नहीं हो सकता। आपको पता है NCl3 में हाइब्रिडेशन होता है sp3 और H2S में हाइब्रिडेशन क्या होता है बच्चों? sp3। करके देखो, 6 + 2 8, 8/2 4, और यहाँ पे 5 + 3 8/2 4, 4 4 दोनों के लिए है। और BeCl2 में सबको पता लीनियर sp होता है, और BF3 में आपको पता है sp2 हाइब्रिडेशन होता है, बैक बॉन्डिंग भी है यहाँ पे। ठीक है, तो 3 + 3 6/2, आंसर क्या हो जाएगा? NCl3 + H2S। समझ में सबको आ रहा है ना? थियोरी जो मैंने बताई आई थिंक सफिशियंट है। हाँ बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 17, ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17, चलो ढूंढो, याद करो, मैंने ये भी बताया था। किसमें लोन, कितने लोन पेयर है बताओ? क्या इनका मॉलिक्यूलर शेप सेम है? सबसे पहले हाइब्रिडेशन चेक करके देखो, वेस्पार थ्योरी लगाओ, और सब में आप देखो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इजीली समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, मॉलिक्यूलर शेप तो सेम हो ही नहीं सकता बच्चों, ये तो सबको पता है, क्योंकि एक तरफ सल्फर है और एक तरफ कार्बन है और एक तरफ जनन है। हाइब्रिडाइजेशन सेम तो हो ही नहीं सकता, ये तो देख के मुझे भी समझ में आ रहा है। लेकिन लोन पेयर कितने हैं बताओ? अच्छा, SF4 जब बनाओगे तो SF4 में कितने लोन पेयर हैं? एक। बना के देखो तो बच्चों, क्योंकि आपको पता है कि सल्फर के पास दो फ्लोरीन के साथ वो बॉन्ड बना लिया, स्टिल उसके पास दो लोन पेयर हैं, है ना? और आपको पता है SF4 में सिंगलेट लिंकेज होता है, याद आया? तो फिर भी एक लोन पेयर सल्फर में बन गए। मुझे तो हाइब्रिडाइजेशन और वेस्पार थ्योरी में भूल गया, लेकिन याद करो मैं सिडविक एंड सजडेन कंसेप्ट भी पढ़ाया था। तो एक लोन पेयर आया। आपको पता है CF4 में तो लोन पेयर होंगे ही नहीं, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी यहाँ पूरी सेटिस्फाइड हो गई, 0 लोन पेयर। और जेनन में आपको पता है, बना के देख लो, जेनन में क्या हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं टोटल, क्योंकि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन पेयर, नहीं मतलब 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 2 4 2 6 और 2 8। अब सब एक दो फ्लोरीन को ऐसा चाहिए, दे दिया। उसके बाद ये फ्लोरीन को चाहिए, इसको दे दिया। स्टिल इसके पास देखो दो लोन पेयर बच गए। तो आंसर क्या हो जाएगा? दोनों का शेप डिफरेंट है,
एक के पास एक लोन पेयर, 0 लोन पेयर और 2 लोन पेयर। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप सो आप सबके भी डी आए होंगे। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, फास्ट फास्ट आंसर करो, सोचो, तुम्हारे पास 1 मिनट है। क्वेश्चन नंबर 18, द मैक्सिमम नंबर ऑफ 90 बॉन्ड एंगल बिटवीन बोन पेयर एंड बोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑब्जर्व। किसमें सबसे ज्यादा 90 डिग्री होता है? यार ये क्वेश्चन तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, और ये तुम लोग इजीली बना दोगे। आपको पता है अगर ओक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो सबसे ज्यादा 90 डिग्री होता है। ओक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कौन होता है? sp3d2 होता है क्या? हाँ सर, तो आंसर क्या होगा बच्चों? डी ऑप्शन। ये तो थ्योरी है, ये तो सबने पढ़ा है। बिल्कुल, फिर से भी बता रहा हूं, डी एस sp3d, क्या बॉन्ड एंगल इसमें 90 होता है? DsP2 स्क्वायर प्लेनर, और ये sp3d2 ऑक्टाहेड्रल। तो सबसे ज्यादा पूछा है ना 90, DsP2 और sp3d2 इन दोनों को कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों में सबसे ज्यादा किसमें होगा? ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। तो सबसे ज्यादा 90 डिग्री किसमें होगा? ऑक्टाहेड्रल में ही तो होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रेगुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर? किसका रेगुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है? चलो जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 19 ये आया आपके स्क्रीन पे, थोड़ा रुक जाइए बच्चों। हाँ ये देखिए, चलिए, रेगुलर, रेगुलर मतलब समझा, बट एक्चुअली उसका 90 डिग्री ही, मतलब टेट्राहेड्रल शेप हो। पार्डन, रुक जाइए बच्चों, क्वेश्चन आने दो। हाँ चलिए, किसका हैबिटेशन sp3 है बच्चा? मुझे नहीं पता, जल्दी आंसर करो, सब आंसर करो जल्दी से। आपको पता है Xe सबका हैबिटेशन ढूंढ लो तुरंत तुरंत। सबको पता है ये क्वेश्चन, हमेशा आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी देखा था। देखा था है या देखा, देखा था या नहीं देखा था? जल्दी से बताओ। हाँ सर, आपने देखा था, तो बताओ किसका होगा? SF4, NiCN4, XeF4 और BF4 माइनस। तो आपको पता है कि XeF4 और NiCN4 स्क्वायर प्लेनर है, और SF4 में क्या है? सीसॉ होता है। तो रेगुलर शेप किसका आएगा? BF4 माइनस का होगा ना। देखो तो आप लोगों ने सही बताया। अरे वाह, हाँ डिम्पल बिल्कुल करेक्ट है। वाह बहुत अच्छा यार, तुम लोग टैलेंटेड हो, मैं ही कभी कभी मिस कर जाता हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 20, बॉन्ड ऑर्डर NO का 2.5 है और NO प्लस का 3 है, तो बोलो क्या क्या सही है? याद करो, बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज्यादा उसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज्यादा उसका बॉन्ड लेंथ कम, बॉन्ड ऑर्डर जिसका कम उसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा? ज्यादा। तो बोलो क्वेश्चन नंबर 20 का क्या आंसर होगा? तुरंत बताओगे सर, बॉन्ड लेंथ ऑफ NO इज ग्रेटर देन द NO प्लस। ये तो आसान है, क्योंकि NO का बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 2.5 और NO प्लस का 3 है। चलिए क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल 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 सही है, बिल्कुल, बहुत अच्छा श्रेया। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 आंसर कीजिए, फास्ट फास्ट कीजिए बच्चों, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। जो थ्योरी पढ़ी बस उससे तुम फील करो, कॉन्फिडेंस आना चाहिए। हाँ सर, आपने जो थ्योरी पढ़ाई अभी तक उससे मेरा काम हो रहा है। मैंने हर वैरायटी के क्वेश्चन इसमें लिए हैं, जिससे आपका पूरा का पूरा कवर हो जाए। क्या है? अकॉर्डिंग टू एमओटी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मैग्नीट्यूड क्या है? अबाउट द मैग्नेटिक कैरेक्टर एंड बॉन्ड ऑर्डर इज करेक्ट। चलो बताओ। रिगार्डिंग O2 प्लस। अच्छा, पहले तो ये देखो, O2 प्लस, O2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन है पहले ये तो बताओ। O2 प्लस में 15 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो यार 15 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो O2 प्लस पैरामैग्नेटिक तो होगा। अब बॉन्ड ऑर्डर O2 का कितना होता है बच्चों? O2 16 इलेक्ट्रॉन होता है, बॉन्ड ऑर्डर O2 का होता है आपका 2। ठीक है, तो O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा बच्चों? मुझे बिल्कुल नहीं पता, इसका आंसर जल्दी से बता दो। क्वेश्चन नंबर 21, चलो। हाँ देखो किसने, अरे वाह देखो बनाया किसने किसने है। हाँ ठीक है, फ्रेया ने बी बोला, डिंपल ने भी बी बोला। अरे वाह बहुत अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल एकदम, क्या मजेदार बात है, मजा आ गया मजा आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 22, याद करो मैंने एक चार्ट दिया था, और चार्ट दिया था और मैंने बताया था कि जब हाइब्रिडाइजेशन होगा तो कौन कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। DsP2 में कौन से करते हैं, DsP3 में कौन से करते हैं, D2sp3 sp3 D2 में कौन से करते हैं? मुझे नहीं पता, 22 का आंसर करो फास्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हर तरीके की चीज मैंने बता दिया। अरे वाह नुपुर, बिल्कुल सही तुम बोल रही हो, मुझे जैसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं क्या मिस्टेक है, एक बार चेक करो तुम। नुपुर ने बोला 2 सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, बाकी बच्चे क्या बोल रहे हैं बच्चों? बाकी बच्चे, अच्छा आयुषी ने भी बी बोला है क्या? देखो तो भैया, आराम से सर्च करो क्या हो रहा है। बाकी बच्चे आंसर करो।
आंसर में तो बी नहीं दिख रहा है बच्चों, आंसर में तो बी नहीं है, फिर भी मैं एक बार और देख लेता हूँ। चलिए, आंसर में तो बी नहीं दिख रहा है, सोच के बताओ, देखो थोड़ा सा। हाँ आ गया ना आंसर, ए है ना। खोलो चार्ट, जो मैंने थ्योरी पढ़ाई है, खोलो चार्ट। उसमें क्या बताया था मैंने, जब sp3d2 हो तो कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं, dx² - y² dz² है ना। चार्ट खोलो, जो नोट्स मैंने पढ़ाया था, याद आया सबको? हाँ आ गया होगा, बहुत अच्छी बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, द ट्रू स्टेटमेंट ट्रू फॉर N3 माइनस, ये N3 माइनस है, चेक करके देखो, नाइट्राइड आयन N3 माइनस, बोलो क्या हो जाएगा बच्चों? अच्छा ये जानते हो ना, इसको क्या बोलते हैं, एजाइड आयन बोलते हैं। चलो इसका खुद से करके बताओ क्या होता है। फॉर्मल चार्ज निकालना सबको सिखाया था। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आंसर चाहिए मुझे, आंसर। आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ NO2, अच्छा चलो नेक्स्ट। अच्छा एक चीज थोड़ा सा देखो तो, एक ने बोला आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, चेक करके देखते हैं, नाइट्रोजन कितने होते हैं 7, ऑक्सीजन का कितना होता है 8 × 16 यानी 23, N3 माइनस का क्या हो जाएगा, 7 × 3 = 21 + 1 22। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो नहीं है बच्चा, दिख तो मुझे नहीं रहा, अगर मेरा कैलकुलेशन सही है तो। उसके बाद नॉन लीनियर स्ट्रक्चर तो है ही नहीं, इसका जब रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो आपको पता है लीनियर स्ट्रक्चर है, कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर आएगा क्या, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, इस तरह से ट्रिपल, एक पहला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ इसमें, यहाँ 2 2 4, ठीक है 2 6, उसके बाद इस जगह पे प्लस का साइन, इस जगह पे माइनस का साइन, ठीक है, उसके बाद इस जगह पे इस तरीके से, इस जगह पे, यानी जो इसका इसके 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएंगे, मैंने एक समझाया, तो इसका मतलब इसका नॉन लीनियर तो होगा नहीं। और ये सूडो है, अच्छा सूडो हेलोजन तो पढ़ाया नहीं, बताऊंगा सूडो हेलोजन क्या होता है। लेकिन थर्ड ऑप्शन देखो, फॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन दिस, फॉर्मल चार्ज इसमें -1 ही तो है, चाहे कोई भी आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो। आंसर होगा बच्चों इसका सी, याद रखना इस चीज को, सी होगा इसका स्ट्रक्चर। नाइट्राइड आयन का रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो आप आराम से, ठीक है। जब आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखोगे तो आप देखोगे कि -1 इसके ऊपर चार्ज आता है, थोड़ा ध्यान रखना इस चीज को। चलो क्वेश्चन नंबर 24, सूडो हेलोजन पढ़ाऊंगा जब मैं ग्रुप 17 एलिमेंट पढ़ाऊंगा, तब सूडो हेलोजन के बारे में बताऊंगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाइए, पैरामैग्नेटिज्म ऑफ ऑक्सीजन इज एक्सप्लेन ऑन द बेसिक ऑफ कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कौन सा होता है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर के लिए, ऑक्सीजन का लास्ट में कौन सा आता है, जल्दी बता दो। सर बहुत आसान है, आपको पता है π* 2px1 π* 2py1, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसलिए, हाँ बिल्कुल, ये तो इजी क्वेश्चन था, इस चीज को जो आपको थोड़ा टफ लगे उसको थोड़ा ध्यान रखना है ना। चलिए उसके बाद 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमैग्नेटिक, याद करो सुपर ऑक्साइड आयन क्या होता है, मैंने बताया था, कार्बन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, यूनी पॉजिटिव आयन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन, कौन सा डायमैग्नेटिक है, चलो देखो कौन बता सकता है इस क्वेश्चन को। सुपर ऑक्साइड आयन, याद करो मैंने आयन पढ़ाया था, मोनो ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, याद आया? तो सबका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करके देखो, जिसके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो पैरामैग्नेटिक, और जिसके पास इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो डायमैग्नेटिक, एक्सेप्ट कौन सा बच्चों, एक्सेप्ट क्या, जल्दी बता दो, एक्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ आपका 10 और 16। अगर मैं सुपर ऑक्साइड आयन लिखूं तो क्या लिखते हैं O2 माइनस,
O2 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 17 इलेक्ट्रॉन, यानी ये पैरामैग्नेटिक है। C2 लिखूं तो कार्बन में होते हैं 12 इलेक्ट्रॉन। 12 इलेक्ट्रॉन मतलब इवन नंबर, यानी कार्बन मॉलिक्यूल आपके क्या है बच्चों? डायमैग्नेटिक। यूनिपॉजिटिव आयन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल मतलब N2+। N2+ में कितने होते हैं? 13 इलेक्ट्रॉन। 13 इलेक्ट्रॉन मतलब ऑड नंबर। ऑड नंबर मतलब पैरामैग्नेटिक। ऑक्सीजन O2, O2 में 16 इलेक्ट्रॉन, इवन नंबर, लेकिन एक्सेप्शन है, ये भी पैरामैग्नेटिक। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? कार्बन। सब क्या आए थे क्या? अरे वाह, बहुत अच्छा, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा, गुड, मजा आ गया, तुम लोग तो नॉलेजेबल हो। चलिए, हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मारो उसको VBI। और फिगर फिगर निकालो। एमओटी का जो मैंने ग्राफ बताया था, फिगर बताया था कि जब ओवरलैपिंग होते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर में, पीपी कैसे ओवरलैप करते हैं। और आपको पता है जब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर होते हैं तो नोडल प्लेन आता है। तो बोलता है द नोडल प्लेन इन द पाई बॉन्ड ऑफ इथीन। याद करो, इथीन का स्ट्रक्चर बताया था, याद आया? तो बोलो कहाँ होते हैं, क्या होता है इसका आंसर? क्या बोलो बोलो। द नोडल प्लेन इन द पाई बॉन्ड ऑफ इथीन इज लोकेटेड इन, ये मुझे भी नहीं पता, जल्दी बता दो। द नोडल प्लेन ऑफ पाई बॉन्ड ऑफ इथीन, ये कौन बताएगा? रुको, डिंपल, डिंपल आवाज आ रही है आपको? यस सर। चलो इसका बताओ तो आंसर, मतलब मुझे पूरा उम्मीद है तुम इसका आंसर बता सकती हो, इसलिए पूछा है। पहले इथीन का स्ट्रक्चर, हाँ बोलो। सर सी ऑप्शन। नहीं देखो, एक चीज मैं बताऊं, जब भी कभी भी हमको आंसर करना होता है ना, तो हमें थ्योरी पे जाना होता है। तुरंत तुम C2H2 का स्ट्रक्चर बना लो, तुरंत से इथीन। C2H4 है ना, C2H4 का स्ट्रक्चर बनाओ कॉपी में तुरंत। यस सर। बना लिया? क्या दिख रहा है अब? पाई बॉन्ड को शो करो तो। अगर मैंने C2H2 का स्ट्रक्चर बनाया है, ये सिग्मा है, तो ये पाई है, इस तरीके से तो होगा, क्योंकि आपको पता है एक बॉन्ड सिग्मा है तो दूसरा इस तरीके से ओवरलैपिंग हुआ, ऊपर ऊपर ओवरलैपिंग हुआ। तो ये वाला जगह तुमको खाली दिख रहा है क्या? ये बीच में, ये देख रहे हैं, ये कौन सा है? प्लेन ही तो है। ये कौन सा प्लेन है? मॉलिक्यूलर प्लेन है ना बच्चों। तो आंसर यस क्या सर। होगा? इन द मॉलिक्यूलर प्लेन। इतना क्वेश्चन में सोचना नहीं, स्ट्रक्चर बनाओ। और वो एक्चुअली क्या, क्वेश्चन में ऑप्शन देके भड़का देते, प्लेन पैरेलल टू मॉलिक्यूलर प्लेन। अरे आपको तो सीधा दिख रहा है, नोडल प्लेन बीच में ही होगा ना बच्चों, जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी कम होगी। तो भैया वो इन द मॉलिक्यूलर प्लेन है ना। कहाँ परपेंडिकुलर है? देखो तुम, परपेंडिकुलर दिख रहा है क्या? ऐसे ऐसे ही बनते हैं ना C2H4। C2H4 का ये स्ट्रक्चर होता है डबल बॉन्ड, तो ये सिग्मा है, तो ऊपर वाला क्या होता है? ऊपर ऐसे ऐसे शो करते, याद करो बताया था। तो क्या होगा? इन द मॉलिक्यूलर प्लेन, डायरेक्ट लिखो ना ये ऑप्शन। इतना मत सोचो, तुरंत स्ट्रक्चर बना लो। और स्ट्रक्चर बनाने के बाद देखो क्या बोल रहा है, बस खत्म। टीचर की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, टीचर को कम आता है, स्टूडेंट को ज्यादा आना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल स्पीसीज हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? बोलो किसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब सीधा सीधा देखो, हम बताते, इतना समय मत लगाओ, सीधा सीधा ढूंढ लो कौन सा पैरामैग्नेटिक है। अगर पैरामैग्नेटिक है इसका मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। ये तो जनरल कंसेप्ट है, चेक करके देखो ना। F2 में क्या है? 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, डायमैग्नेटिक है। N2 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, डायमैग्नेटिक है। O2 माइनस 17 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, और ये 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। सब पैरामैग्नेटिक, सब डायमैग्नेटिक है, सिर्फ O2 माइनस ही तो पैरामैग्नेटिक है। और सबको पता है पैरामैग्नेटिक में क्या होता है बच्चों? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या हो गया? देखो कितना इजी कंसेप्ट है। कंसेप्ट कभी भी मिस नहीं होना चाहिए, अगर मिस हुआ तो गए। समझ में आया सबको? तुरंत तुरंत, आखिर लिंक किसके साथ करना वो समझो। जहां भी क्वेश्चन आपको टफ लगे, घबराओ नहीं। सर ने मुझे एक चीज सिखाया था, ऐसा दुनिया में कोई क्वेश्चन नहीं है जिसका आंसर नहीं हो सकता। या तो अगर आपको नहीं आता इसका मतलब ऑप्शन गलत है, जो कि नीट में बहुत बार आता है। ठीक है, आंसर ही गलत हो जाता है। इस बार भी एक ऐसा क्वेश्चन दे दिया था जिसका आंसर ही जो था वो बाद में जाके उन लोगों ने उसको सही किया। बुक के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी बुक में कुछ दिया हुआ था और बड़े लेवल के बुक में कुछ दिया हुआ था। तो जब तक नीट ने अपना एग्जैक्ट वो अपना आंसर नहीं करे, तब तक घबराना नहीं है। हर इंस्टीट्यूट जोड़ी नहीं है कि सारे टीचर सही दे दें, बाद में जब फाइनल होके आता है तब पता चलता है। तो कुछ कुछ क्वेश्चन हमेशा नीट वाले टीचर्स को भी बहुत सारा चीज नहीं पता होता है, आपने देखा होगा बहुत बार रॉन्ग आते हैं। तो इसलिए आजकल वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं भैया आप अपने आंसर को चैलेंज कर सकते हो, अगर आपको लगता है किसी आंसर में गलत है तो अपलोड कर लो। यानी वहां पर भी कॉन्फिडेंस नहीं है बच्चों, आजकल बहुत टैलेंटेड लोग जन्म ले चुके हैं। तो इसलिए वो सारे लोग, एक बार तो पता है आपने देखा था जेई एडवांस का रैंक आ गया था, उसके बाद उस रैंक को बदलना पड़ा क्योंकि एक क्वेश्चन का आंसर ही रॉन्ग था। तो ऐसा भी हो सकता है, इसलिए हमेशा अपनी थ्योरी को अच्छी रखो। थ्योरी सही है, सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 20, जल्दी जल्दी। उसके बाद आ जाओ, सबसे बनना चाहिए
क्वेश्चन नंबर ये कहाँ गया, 28। हाँ चलो, डायपोल मोमेंट, ये तो कल ही बताया था, कल कई क्लास में था मेरा ये क्वेश्चन। डायपोल मोमेंट इज सोन बाय 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। सबसे पहला तुक्का मत मारो, स्ट्रक्चर बना लो तुरंत। 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन है क्या, देखो, यानी ये पैरा वाला है 1,4। सिस 1,2 डाइक्लोरोइथेन, ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोइथेन, ट्रांस 2,3 डाइक्लोरो 2 ब्यूटीन। बाप रे, इतना बड़ा बड़ा टॉपिक है। तो बोला जाता है भैया डायपोल मोमेंट कौन देगा। अगर मैं ज्यादा नहीं जाऊं, अपना दिमाग को शांत रखूं, तो आपको पता है सिस वाले में डायपोल मोमेंट होता है। तो सिस वाला कौन सा है, बी ऑप्शन है। देखो एक मिनट देख चेक कर लूं, पता चला मैं ही गलत हो गया। हाँ मतलब झलक ने बोला बी ऑप्शन। स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, दिख जाएगा ट्रांस का। हाँ देखूं एक बार और। हाँ हाँ मतलब मैं चलो चलो ठीक है, चलो चलो थैंक यू। गलत हो जाऊंगा तो मुझे भी ऐसा डर लगने लगता है ना। बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29, द स्पीसीज इन विच द सेंट्रल एटम यूज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। बोलो किसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। यार ये वाला भी अगर गलत कर दिए ना तो मजा नहीं आएगा। ये तो ऑर्गेनिक में भी पढ़ चुके हो, आपको पता है ये क्या है, कार्बोकेटायन है। कार्बोकेटायन sp2 हाइब्रिडाइज्ड ही तो होता है। बी बी NH3 sp2 कहाँ है बच्चा, NH3 तो sp3 होता है। SbS3 भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और PS3 भी sp3, सेम ग्रुप के मेंबर हैं सारे, बस इनके बॉन्ड एंगल पता अलग होता है। NH3 का बॉन्ड एंगल होता है 107 डिग्री, और बाकी सबका पता बॉन्ड एंगल क्या होता है बच्चों, बाकी सबका बॉन्ड एंगल होता है 90 डिग्री, क्योंकि लगता है ड्रैगो रूल, और ड्रैगो रूल भी पढ़ाऊंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, द कंपाउंड इन विच स्टार सी दिया यूजेस, इसमें किसमें कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार। बोलो किसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। क्वेश्चन नंबर 30, कौन से कार्बन में, जो स्टार वाले कार्बन है, किसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो मुझे भी नहीं आता, तो मैं भी डर गया हूं। जल्दी जल्दी आंसर कर लो बच्चों। जिसमें कार्बन के साथ किसी का डबल बॉन्ड नहीं है उसमें ही sp3 हाइब्रिडेशन। अरे वाह झलक, गुड, आज तो तुम्हारा स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है। सी ऑप्शन है, क्यों, देखो अगर ऊपर वाला क्या है SCOOH, फॉर्मिक एसिड है, तो आपको पता है फॉर्मिक एसिड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। इस कार्बन के पास 4 बॉन्ड तो है, लेकिन सिग्मा बॉन्ड 3 ही है, तो यानी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इसमें भी देखो NH2CO, आपको पता है कार्बन और ऑक्सीजन जो यहाँ पे लिंक है, वहां यहाँ से मोर देन 1 बॉन्ड है। लेकिन ये वाला अगर आप देखो तो कार्बन के पास CH3 लगा हुआ है, CH3 है, ये CH3 है, यहाँ OH है। तो आपको पता है इस कार्बन के चारों तरफ सिग्मा बॉन्ड है, यानी हाइब्रिडाइजेशन sp3, यानी सी ऑप्शन। दूसरी तरफ ये भी, अच्छा एक चीज याद रखना, CH3HO अगर लिख दे तो घबराना मत। CH3HO का मतलब ये जो CH3CHO है ना बच्चों, ये एक्चुअली एसिटल्डिहाइड है, कार्बन ऑक्सीजन से लिंक है, ना कि हाइड्रोजन से। ठीक है, तो इसीलिए पहले कार्बन को ऑक्सीजन के साथ लिंक करना, फिर हाइड्रोजन के साथ। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, CH3CHO को कैसे लिखते हैं, इस तरह से स्ट्रक्चर बना, CH3 डबल बॉन्ड OH। तो इस कार्बन के पास देखो बच्चों, आप क्या देख रहे हो, इस कार्बन डबल है, एक डबल है, और सिग्मा बॉन्ड है, यानी इसका हाइब्रिडेशन sp2 है। चलो बहुत अच्छी बात है। आवाज आ रही है सबको, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज पैरामैग्नेटिक। तुरंत बताओ, आंसर बताओ। पैरामैग्नेटिक, ये जो ट्रिक ट्रिक मैंने बताई उसी से करना है, पूरा पूरा लिखना नहीं है, इतना समय नहीं है किसी के पास। पैरामैग्नेटिक कौन होगा, O2 ए ऑप्शन होगा ना यार, या ये तो सही है यार, ये तो मुझे भी आता है, ए ऑप्शन। बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 32, द सेंट्रल एटम डज नॉट एज्यूम sp2। किसमें sp2 हाइब्रिडेशन नहीं है, किसमें sp2 हाइब्रिडेशन नहीं है, नहीं है पूछा है नहीं पूछा। द सेंटर डज नॉट एज्यूम sp2 हाइब्रिडेशन, बताओ तो। देखो एक बार देखो किसने आंसर कर दिया। अरे वाह, हाँ हाँ बिल्कुल ए, क्योंकि PCl3 में तो sp3 होता है। वाह वाह, मैं भी सीख गया तुम लोग के साथ। वाह, मैं तो गलत बताने वाला था पता है, अभी अभी मैं बोल देता डी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैज लोएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। वाह, अरे वो स्वाति ने पूछा था, फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल वाला आ गया। किसका लोएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल है, याद करो, इस पे मैंने एक लंबा चौड़ा डायलॉग दिया था, बहुत बड़ा सा प्लस और माइनस में मैंने थियोरी बताई थी, जेड इफेक्टिव की वैल्यू, याद आया। आई थिंक सबके दिमाग में वो चीजें आ चुकी होगी। तो जब जेड इफेक्टिव की वैल्यू आएगी तो उस तरीके से अगर करोगे तो बहुत ज्यादा आंसर होगा। तो इसका आंसर होगा क्या, बताओ तो। देखो देखो,
नहीं नहीं नहीं, क्या 33? 33 का आंसर करो, याद करो जेड इफेक्टिव की एक चीज बताई थी, जब इस तरह से सेमी मॉलिक्यूल्स के बीच में आ जाए तो किसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल सबसे लोएस्ट होती है, सोच लो। किससे इलेक्ट्रॉन रिलीज करना आसान है, जल्दी बताओ। हाँ हाँ, अब आ गया ना आंसर, डी ऑप्शन। याद करो, सिखाया था। हाँ अब बन गया, बन गया, अब समझ में आ गया। वाह वाह, बहुत अच्छा। चलो, मैं यही तो चाहता हूं कि क्वेश्चन से डरो मत, जितनी थ्योरी मैंने पढ़ा दी सफिशियंट है। डिम्पल, ये क्वेश्चन आपको शायद समझ में नहीं आया होगा, इसके लिए मैंने एक थ्योरी पढ़ाई थी। ठीक है, कोई नहीं, आप सीख लेना, बाद में फिर मैं बैकअप क्लास लगाऊंगा, या वीडियो तो होंगे नेट पे सारे, कुछ वीडियो भी अपलोड करने बचे हुए हैं, वो मैं बता दूंगा, नेट पे सारे वीडियो पढ़ लेना। चलो, AsF5 ट्राइगोनल बाय पिरामिडल है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल है बच्चा, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल है, तो बोलता है कौन कौन से ऑर्बिटल इसमें पार्टिसिपेट होता है। बहुत मस्त question है। चलो बताओ, घबराना मत, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3d है, और sp3d में d के कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं वो, और पता है p के तो तीनों ही करेंगे, px py और pz। ठीक है, d के कौन से ऑर्बिटल करेंगे, वही इसमें क्वेश्चन है। चलो जल्दी बताओ। चार्ट ओपन रखना बच्चों, चार्ट पहले से ओपन रखना, मिस मत करना। हाँ देखो, आ गया, आंसर आ रहा है, इसका मतलब थियोरी दवा दमदार है तुम लोगों की। सी ऑप्शन, dz स्क्वायर पार्टिसिपेट करता है। बताओ, कहाँ टफ है, टफ है कहाँ, मुझे बताओ। चीजें कभी टफ नहीं होती, हम उसको टफ करते हैं। चलो नेक्स्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी बताया था ये क्वेश्चन, अभी पढ़ा चुका हूं ना। हाँ, ये वाला तो आंसर अभी पहले आया था, N2O2 और कन्वर्टिंग इनटू मोनो एटॉमिक आयन, तो ये 35 तो अभी बता चुका था, है ना। क्या होगा, इन N2 प्लस NN बॉन्ड वीकेंस विच इज रॉन्ग इन O2 प्लस OO बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस, चेक करके बताओ इसका आंसर। N2 प्लस डायमैग्नेटिक नहीं, N2 प्लस बिकम डायमैग्नेटिक क्यों होगा भैया, N2 प्लस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 13 है ना, तो 30, डी ऑप्शन होगा ना इसका, है क्या डी, देखो तो। हाँ वाह वाह, बहुत अच्छा, वेरी वेरी गुड, बाकी चेक कर लेना। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पैरामैग्नेटिक, बोलो। क्वेश्चन नंबर 36, पैरामैग्नेटिक कौन नहीं है, बाकी ऑप्शन चेक कर लेना, 35 वाला, 36, 37 और 38, पहले 36, 36 का ये बताइए क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पैरामैग्नेटिक। अच्छा, सल्फर क्या है आपका यहाँ पे, ये कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास, 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है क्या ये। अच्छा, लिख दिया मैंने 18 इलेक्ट्रॉन। O2 माइनस, O2 माइनस कौन सा इलेक्ट्रॉन सिस्टम है बेटा, O2 माइनस इसमें कौन सा है, O2 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 17, और अरे यार 17, और N2 माइनस में कितने हैं, 15 इलेक्ट्रॉन है क्या, हाँ। और NO में, NO में कितना होगा बच्चों, N और O में होंगे 8 7 15। देखो तो, सही तो बताया ना, तो कभी कभी बताते वक्त मैं भी गलत हो जाता हूँ। नॉट पैरामैग्नेटिक, वे कौन पैरामैग्नेटिक नहीं होंगे, ये होंगे, क्योंकि इसके पास इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, सही बताया ना, देखो तो, गलत तो नहीं बता दिया, तुम लोग का आंसर वही है ना। हाँ बहुत अच्छा, चलो। द टाइप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज्ड बाय क्लोरीन एटम, ClO3 माइनस। अच्छा, ClO3 बना किससे पता है ना बच्चों, SClO3 से बना है। और क्या फर्क पड़ता है, हमको तो हाइब्रिडाइजेशन ढूंढना है, बोलो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा ClO3 माइनस में। अरे बना लिया क्या, श्रेया तो जवाब दे रही है बहुत जबरदस्त तरीके से, टीचर भी फेल है। ClO3, आपको पता है ClO3 हाइब्रिडाइजेशन sp3, ये तो वैसे भी करके बना सकते हो, वो फॉर्मूला बताया था ना हाइब्रिडेशन निकालने का, उससे ही थ्रू बना लोगे, स्ट्रक्चर भी बना सकते हो। हाँ डिम्पल, बहुत अच्छी बात है, वेरी वेरी गुड यार, यू पीपल आर वेरी वेरी। ClO3 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ध्यान रखना। कुछ ये लोन पेयर है, ठीक है, और ये Cl है, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब आप ये मत बोल देना सर यहाँ डबल बॉन्ड क्यों लगाया, याद करो, क्लोरीन के पास वैकेंट डी सबसेल होता है, तो जहां तक हो सके हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड को नहीं लगाते। चलिए बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 38, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड द वन दैट इज पोलर एंड हैज सेंट्रल एटम sp2, बोलो जो पोलर भी हो और सेंट्रल एटम जो जिसमें हाइब्रिडेशन sp2 हो, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है,
वैसे टफ तो नहीं है, मुझे पता है। चलो चलो चलो, इसका आंसर BF3 कहाँ से हो जाएगा आयुषी? BF3 को तो डायपोल मोमेंट जीरो होता है, कल ही तो बताया था। वेक्टर लॉ ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन लगता है ना BF3, कल ही तो बताया था इसका डायपोल मोमेंट जीरो है। अगर डायपोल मोमेंट जीरो होगा तो फिर वो पोलर कैसे हो सकता है? ऐसा ही F4 फिर से देखो, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है तो पोलर कैसे हो सकता है, मुझे तो ये बताओ। उसके बाद बचा H2CO3 और HClO4। तो आपको पता है, इन दोनों में चेक करो, जिसमें सेंट्रल एटम sp2 हाइब्रिडाइट, HClO2 में सेंट्रल एटम sp2 हाइब्रिडाइट है ही नहीं, यहाँ sp3 हाइब्रिडाइट है। बचा H2CO3। H2CO3 में आपको पता है कार्बन कार्बोनेट आयन है, कार्बोनेट आयन को लिखते कैसे हैं? CO3 2 माइनस लिखते हैं। CO3 कार्बन का चेक करके देखो तो कार्बन का कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पे? कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, 4+2 6/2, 6/2 मतलब 3, यानी H2CO3। देखो, BF3 और SiF4 में तो डायपोल मोमेंट जीरो है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इस BF3 का तो एक्सेप्शनल था, इसमें कौन सा ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन लगता है। बचा H2CO3 HClO4, इन दोनों में पोलरिटी है, लेकिन यहाँ क्लोरीन कौन सा हाइब्रिडाइट है? sp3 हाइब्रिडाइट है। क्वेश्चन में पूछा है sp2, तो यहाँ कार्बन sp2 है और ये आयन में तो टूटता है, तो पोलरिटी ए ऑप्शन में आएगी ना बच्चों। एक एक करके सारे ऑप्शन को आप लोग फिल्टर लगाओ, तब आप आंसर आएंगे। चलिए 38 हो गया, आ जाइए नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट आ जाइए। 38 के बाद 38 के बाद 39 आपके स्क्रीन पे। 39, रुको एक बार मैं इसको रब कर दूं। हाँ चलिए, 39 का ये एक्सप्लेनेशन हटा देता हूँ मैं ना, ताकि मुझे स्पेस मिल जाए तुम लोग को। हाँ चलिए बच्चों, ठीक है, चलिए आंसर कीजिए फास्ट। 39 कॉपी में सब लिखते जाना, क्योंकि बाद में ये जो मैं सीट भेजूंगा तो गंदा सा दिखेगा आपको। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड है sp2 हाइब्रिडाइजेशन? किसमें sp2? अरे यार CO2 है, इसमें तो मुझे भी पता है sp है। SO2 में, इसमें sp2 है। और CO में क्या हाइब्रिडाइजेशन है देखो तो, CO में। और N2 में क्या हाइब्रिडाइजेशन है देखो तो बच्चों, जल्दी 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 जल्दी। आंसर तो वैसे भी हमारा आ गया है, तुरंत तुरंत हम बना चुके हैं। आंसर तो हमारा हो गया क्या? बी ऑप्शन 39 का बी, ठीक है। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड और N2O दोनों का हाइब्रिडाइजेशन बताओ क्या क्या होगा? CO का हाइब्रिडाइजेशन और N2O का हाइब्रिडाइजेशन, ये भी पढ़ा चुका हूँ, घबराने की कोई बात नहीं है, बताओ, डू फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। अरे वाह पंखुड़ी, चलिए क्वेश्चन नंबर N2O और CO का हाइब्रिडेशन बनाओ। और क्वेश्चन जिसका हो गया है वो तुरंत आप जो है ये बनाओ, क्वेश्चन नंबर 40। हो गया सबसे? चलो क्वेश्चन नंबर 40, 41, 42, ठीक है, बनाओ 1 मिनट, ठीक है। थोड़ा सा मुझे 2 मिनट दो, है ना, तब तक आप 40, 41 और 42 बनाओ। हाँ, टूल फॉलो कर रहा है और ऑक्टेट टूल फॉलो कर रहा है, इसका मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4 होंगे। यस, गलत हो गया, सी ऑप्शन होगा ना बच्चा लोग। क्यों? B2S6 में क्या इस तरह से स्ट्रक्चर तुम देखे हो क्या?
यही तो स्ट्रक्चर होता है। तो क्या बोरोन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं? 1 2 3 4 दिख नहीं रहे? तो क्या sp3 हाइब्रिडेशन नहीं होगा बच्चों? B2S6 पूछा है, BS3 थोड़ी पूछा है। अगर BS3 होता तब sp2 हाइब्रिडेशन होता ना। थोड़ा सोचो क्वेश्चन क्या बोला है। द टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन शोन बाय बोरोन इन डाइबोरोन। तो डाइबोरोन क्यों बनता है? बनाना बॉन्डिंग क्यों बना? क्योंकि ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं हुआ, तभी तो डाइबोरोन बना ना बच्चों। तो देखो तो ए ऑप्शन कैसे कर लिया आपने? B2S6 बनाना बॉन्डिंग। आप काउंट करो तो कितने बॉन्ड हुए? 1 2 3 4, 4 बॉन्ड होंगे तो क्या हो जाएगा? sp3। और ये कौन सा इलेक्ट्रॉन सिस्टम है याद करो? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। याद आया? हाँ चलो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 46। हाँ 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 बहुत अच्छा, याद आना चाहिए बस। क्वेश्चन नंबर 46। हाँ ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये तो तुम लोग पी ब्लॉक में भी पढ़ चुके थे। इन P4O10 द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम अटैच टू ईच फास्फोरस एटम। मुझसे उम्मीद मत किया करो, मुझे बिल्कुल कुछ भी नहीं आता, ये तो तू समझ लिया करो। पूछा है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम अटैच टू ईच फास्फोरस एटम। कितने ऑक्सीजन एटम जो होंगे वो फास्फोरस एट ईच फास्फोरस एटम से अटैच होंगे। आपको पता है P4 का स्ट्रक्चर कैसा होता है? कुछ इस तरह से ही तो होता है। देखो घबराना कुछ नहीं है, और यहाँ पे ये जुड़ता है। अब इनके बीच में ऑक्सीजन फिट करना स्टार्ट करो। मैंने फिटिंग करना स्टार्ट किया। खुद देखो, कभी भी तुक्का मत मारो। आपको पता है यहाँ एक जाएगा, ये एक ऑक्सीजन आया, यहाँ एक फास्फोरस है, ये एक ऑक्सीजन है, यहाँ फास्फोरस है, यहाँ ऑक्सीजन है, ये फास्फोरस है, यहाँ ऑक्सीजन है, ये फास्फोरस है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये फास्फोरस है। थोड़ा ध्यान दो, बोलना मैं क्या चाहता हूँ तुम समझ क्या रहे हो। ये फास्फोरस, ये ऑक्सीजन है, ये फास्फोरस है, और आपको पता है हर फास्फोरस के पास इस तरह से 4 और ऑक्सीजन लिंक हैं। देखो यहाँ पर भी लिंक है, ये दिख नहीं रहा है। अब एक देखो तो एक फास्फोरस को यहाँ से आप टैली करो, इस फास्फोरस को टैली किया, कितने इसके साथ लिंक हैं? 1 2 3 और एक 4। तो आंसर क्या होगा? 4। जब भी देखो एक चीज याद रखना, एक्सप्लेनेशन शुड बी बेटर। आप सिर्फ तुक्केबाजी पे कभी मत जाओ, स्ट्रक्चर बनाओ। तो देखो यही तो स्ट्रक्चर होता है P4O10, ये तो आप पी ब्लॉक में भी पढ़ चुके हो। चलिए बहुत अच्छी बात है, वेरी वेरी गुड। ये आंसर क्या होगा? देखो ये स्ट्रक्चर देखो, खुद कोई भी फास्फोरस ले लो, 4 ही देखेंगे आप। ये स्ट्रक्चर है, याद रखना। यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड मत बनाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। एज द एस कैरेक्टर ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल इंक्रीज। अगर एस कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो बॉन्ड एंगल क्या होता है? जल्दी बता दो, चलो जल्दी जल्दी बताओ तो। ये बताएगी जो है इसका आंसर करेगी आयुषी। 47 का आंसर करो आयुषी। बी। अच्छा, एस कैरेक्टर अगर इंक्रीज करेगा, सॉरी एज द एस कैरेक्टर, अच्छा एस कैरेक्टर डिक्रीज करेगा, अच्छा अच्छा अच्छा, एस कैरेक्टर डिक्रीज करेगा तो बॉन्ड एंगल क्या होगा? अच्छा चलो, एस और पी में बॉन्ड एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। एस कैरेक्टर यहाँ पे क्या है? 50% है। sp2 में बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री, यहाँ एस कैरेक्टर 33% है। और sp3 में बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट, यहाँ एस कैरेक्टर 25। जैसे जैसे एस कैरेक्टर आपका क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। आप देख रहे हो बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है आपका? डिक्रीज कर रहा है। देखो तो, देखो आराम से देखो, आराम से देखो, सोच लो क्या बोल रहा है, आराम से देखो तो क्या है। जैसे जैसे एस कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है, बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर रहा है ना बच्चा, देखो ना आराम। तो जब sp बोलते हैं 180 डिग्री एंगल बोलते हैं, एस कैरेक्टर 50%, p 50%। लेकिन जब sp2 बोलते हैं तो s 33 हो गया, p 67 हो गया। sp3 में s 25 और p 75 हुआ ना, सबको इक्वल दोगे। बॉन्ड एंगल क्या देख रहे हो? डिक्रीज कर रहा है। तो जब s कैरेक्टर डिक्रीज करता है तो बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज करेगा ना बच्चा। चलिए ऐसी XeF2 का शेप बताओ। बेस्पर थ्योरी पढ़ा चुका हूं तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है, ये तो सबको पता है। ये हाइब्रिडेशन है क्या? ये हाइब्रिडेशन है क्या? 8 + 2 10, यानी sp3d है। sp3d है तो आपको पता है शेप क्या क्या आता है? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल भी आपको दिखता है, सीसॉ दिखता है, उसके बाद क्या दिखता है? टी शेप दिखता है, उसके बाद लीनियर भी दिखता है। तो आपको पता है इसमें सबसे ज्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यानी ये शेप क्या होगा बच्चों? लीनियर होना चाहिए। तो हम होना क्या चाहिए? होगा ही लीनियर। 48 का बी याद रखना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, झलक सही है। क्वेश्चन नंबर 49। अब बता दो यार, ये तो आसान क्वेश्चन है। PCl3 का हाइब्रिडेशन क्या होता है बच्चों? sp3। PCl3 किसमें चेंज हुआ? PCl5 में। PCl5 का हाइब्रिडेशन क्या होता है? sp3d होता है ना।
तो आंसर क्या हो जाएगा 49 का? 49 का सी इज द करेक्ट आंसर। थियरी सबको समझ में आनी चाहिए, ठीक है? जिसकी थियरी अच्छी उससे सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। चलिए अब हम लास्ट स्टेज पे आ चुके हैं बच्चों। चलो बताओ। वाह, ये क्वेश्चन तो कल ही बताया था मैंने। डायपोल मोमेंट ऑर्थो, पैरा और मेटा, सबको पता है ऑर्थो का बॉन्ड एंगल क्या होता है? 60 डिग्री होता है ना। मेटा में क्या होगा? 120। और उसमें पैरा का बॉन्ड, पैरा का डायपोल मोमेंट क्या होता है? सबसे कम। यहाँ क्या पूछा है? डाइक्लोरोबेंजीन पूछा है बच्चा लोग, डाइक्लोरोबेंजीन। ऐसा ना, कुछ ऐसा ही तो पूछ रहा है। ये है ऑर्थो वाला, ये है आपको कौन सा बच्चों? मेटा वाला। और ये है आपको पेरा वाला। ऑर्थो, मेटा और पेरा। तो बोलो बच्चा इसका आंसर क्या होगा? 1 मिनट बच्चों, है ना, 1 मिनट। आगे आंसर तुम लोग के ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑर्थो, मेटा एंड पेरा। चलिए ये तो जानती हो, लॉजिक बता ही चुका था। द बॉन्ड लेंथ, ये भी इजी है, 51 भी आप लोग कर सकते हो, सिखा ही चुका हूं। क्या होगा 51 का आंसर? 51 का आंसर निकाल देना, बॉन्ड ऑर्डर निकालो। H2 का बॉन्ड ऑर्डर 1, H2 प्लस का 1/2 और H2 माइनस का क्या होता है बच्चों? 1/2 होता है, ठीक है? ठीक है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? जब सेम होता है तो उसका भी लॉजिक मैंने बताया था। तो आंसर क्या हो जाएगा 51 का? डी ऑप्शन, नन ऑफ दिस। एक्चुअली ऑर्डर क्या होना चाहिए देखो, होना चाहिए H2 माइनस, देन होगा H2 प्लस और H2। याद रखना इस चीज को, H2 माइनस, H2 प्लस एंड H2। कहीं दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है, क्योंकि H2 प्लस और H2 माइनस इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? सेम होता है, ठीक है? रीजन बता ही चुका था, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में स्टेबिलिटी कैसे ऑर्डर चेक करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज मोस्ट स्टेबल? हाँ, ये आंसर कौन बता सकता है? अरे वाह, मैं तो फ्रेया से ही पूछने वाला था इस क्वेश्चन का आंसर। ये कोई बता सकता है क्या ये वाला स्ट्रक्चर? इसका स्ट्रक्चर एक्चुअली क्या है पता है? इसका स्ट्रक्चर एक्चुअली है सी। कोई इसका लॉजिक बता सकता है इसका स्ट्रक्चर सी क्यों हुआ? बस मुझे इसका आंसर पूछना है। ये मैंने पढ़ाया नहीं है तुम लोग को, मैं जस्ट पूछ रहा हूँ। अच्छा, इसमें आप लोग को इक्वेटोरियल और एक्सियल पोजीशन तो पता ही होते हैं,
और ClF3 में हाइब्रिडाइजेशन तो सबको पता है बच्चों, इसमें क्या होता है, sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन होता है। ए और बी क्यों नहीं हुआ, सी क्यों हुआ, बस मुझे जस्ट पूछना है, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा, ये मैं पढ़ाऊंगा, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। नहीं पंखुड़ी, ए ऑप्शन नहीं है। कोई भी इसका आंसर कर लो, चलो कोई बात नहीं। ये यही चीज मैं पढ़ाने वाला हूं जिसको बोलते हैं बच्चों बेंट रूल, इसी को बोला जाता है बेंट रूल। बेंट रूल यहां लगेगा जिसके चलते ये जो लोन पेयर है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे जाके अटैच हो जाता है, ये स्ट्रक्चर होगा, ये वाले नहीं होंगे, एक्सियल पोजीशन पे नहीं होंगे। एक्सियल पोजीशन पे भी होंगे तब आएगा मॉडिफाइड बेंट रूल। बी रिपल्सन, एलपी रिपल्सन नहीं, यहाँ पे बेंट रूल आता है ये वाला, इसी को तो पढ़ाऊंगा, ड्रैगो रूल, बेंट रूल, इसी को बताऊंगा। खैर अभी तो सी देख लो, उसके बाद आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट हैव परमानेंट डायपोल, बोलो किसका परमानेंट डायपोल नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 53, कौन आंसर बताएगा किसका परमानेंट डायपोल नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 53, परमानेंट डायपोल किसके नहीं है। अरे तो सिंपल क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर बना के देखो, स्ट्रक्चर बना के देखो किसके परमानेंट डायपोल नहीं होंगे। चलो डिंपल आंसर करो, या स्वाति आंसर करो इसका। 53 स्ट्रक्चर बना के देखो जिसका परमानेंट डायपोल नहीं है, यानी नेट डायपोल मोमेंट जीरो है, स्ट्रक्चर से तुमको समझ में आ चुका होगा, करके देखो। चलो इसका आंसर कौन बताएगा। 53 अरे आयुषी, CH3CO कैसे हो सकता है, ये तो एथर है ना, बीच में ऑक्सीजन तो है, बीच में ऑक्सीजन है ना, ये बेंट वाला शेप हो गया ना, बेंट में तो एंगल है, जब एंगल होगा तो डायपोल मोमेंट कैसे जीरो हो सकता है मुझे बताओ। लेकिन उसके बाद CHCl3 है, देखो इसका शेप भले ही आपको टेट्राहाइड्रल होगा, लेकिन क्या हाइड्रोजन क्लोरीन सेम है, कैंसिल कभी कर ही नहीं सकते। लेकिन अगर मैं C2Cl4 का स्ट्रक्चर बनाऊं तो आपको पता है C2Cl4 का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है क्या, ये देखो ये सब Cl है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है क्या, ये आपको कैसा दिख रहा है, सिमेट्रिकल फॉर्म में दिख रहा है क्या। जब सिमेट्रिकल फॉर्म में दिखेगा तो डायपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो सी ऑप्शन होगा ना बच्चों। मैंने क्या बोला स्ट्रक्चर, अब CF2Cl2 है तो CF2Cl2, क्या मैं इस तरह से अगर CF2Cl2 बना के देखूं, इस तरह से मैं लिखूं, तो क्या यहाँ पे नेट डायपोल मोमेंट एक दूसरे को कंप्लीटली कैंसिल कर देंगे, क्या नहीं करेंगे। तो किसके पास डायपोल मोमेंट नहीं होगा, C2Cl4 के पास नहीं होगा ना बच्चों। चीजें समझो, जब भी पूछे तो स्ट्रक्चर बना के चेक करो ना। जब आपको पता है अगर मैं CH3O लिखूं, जैसे H2O लिखते हो, क्या ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हो, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो CH3 जुड़ा हुआ है दो ऑक्सीजन के पास, तो ऐसा स्ट्रक्चर होगा ना, एंगल है, जब बॉन्ड एंगल होता है तो डायपोल मोमेंट जीरो कैसे हो जाएगा मुझे बताओ। CHCl3 देखो, CF2Cl2 देखो, यहाँ तो पोलरिटी होगा ही होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़े हुए हैं, लेकिन C2Cl4 का देखो तो स्ट्रक्चर, ये देखो सब आपस में एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो यहाँ C2Cl4 का स्ट्रक्चर होगा ना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 54, ध्यान रखना इस चीज को, व्हेन सोडियम एंड क्लोरीन रिएक्ट, एनर्जी क्या होती है जल्दी बताओ। ये क्वेश्चन तो इजी है, ये तो इजी है, हाँ इसका तो ए होगा, इसको मैं क्या बताऊं। चलो क्वेश्चन नंबर 55, द आयन दैट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद CO, ये भी सही है, 55 भी इजी है। CO के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 14 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन किसके पास है बच्चों, 14 इलेक्ट्रॉन N2 प्लस के पास है क्या, हाँ N2 प्लस के पास है। 55 का डी ऑप्शन, डी ऑप्शन है क्या। N2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन है, ओहो 13 होंगे ना, पार्डन ये नहीं, 14 इलेक्ट्रॉन किस में है, कार्बन में 6, नाइट्रोजन में 7, हाँ सॉरी ए ऑप्शन, पार्डन, हाँ ए ऑप्शन है, हाँ 55 का ए। 56 स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इज फाउंड बाय द हेड ऑन, याद करो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कब होता है, जब एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होती है, तो याद करो मैंने सिखाया था PP देन SP देन SS ओवरलैपिंग, याद आया, यस याद आ गया, तो याद आ गया तो टिक कर दो ना बी ऑप्शन पे, सर ने कर दिया टिक। चलो हर तरह से थ्योरी मैं बता चुका हूं, तब आज आपसे क्वेश्चन करा रहा हूँ। 57 जो थ्योरी मैंने नहीं पढ़ाई, जैसे बेंट रूल, ड्रैगो रूल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो मैं बताऊंगा। स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म, याद करो DsP2 किससे बनता है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था। 57 इजीली बना लोगे इस चीज को। 57 का आंसर क्या लिखोगे बच्चों, जल्दी बताओ। DsP2 S PX PY और DX स्क्वायर Y स्क्वायर, 57 का बी ऑप्शन होगा, बिल्कुल होगा। उसके बाद बी ऑप्शन है ना,
हाँ बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 58, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ NO बॉन्ड इन नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट NO3 माइनस आयन, जल्दी बताओ बॉन्ड ऑर्डर NO3 माइनस आयन का, याद करो इसके कितने पोजीशन है, 3 पोजीशन है, और इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, और नाइट्रोजन के पास टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने होंगे बच्चों, 4 होंगे, यानी 4/3 यानी 1.33 होगा क्या, याद आया, कल ही कराया था, बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल सही है, बस याद दिला रहा हूँ। ठीक है, बहुत अच्छी बात है यार, यू पीपल आर वेरी मच टैलेंटेड। चलो 59, I3 माइनस आयन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द I3 माइनस आयन हैज 3 इक्वेटोरियल लोन पेयर एंड 1, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 59 VVI। चलो इसका ऑप्शन का आंसर करो, मुझे बताओ। ये पहला ऑप्शन देख लिया आपने, ये सेकेंड ऑप्शन, ये थर्ड ऑप्शन। चलो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कॉपी में सबने आंसर लिख लिया ना, जहाँ जहाँ मैं बता रहा हूँ, ठीक है, वो लिख लेना। चलो बताओ, I3 माइनस आयन, I3 माइनस का अच्छा पहले तो ये बताओ, I3 माइनस का अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करने बोलूं तो, और इसका अगर हाइब्रिडाइजेशन ढूंढने बोलूं तो कैसे ढूंढोगे बोलो। और अच्छा इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, पहले तो मुझे ये बता दो, याद करो मैं इसको सिखाया भी था। I3 माइनस हाइब्रिडाइजेशन, I3 माइनस हाइब्रिडाइजेशन, ये तो पता है ना। I3 मतलब एक सेंटर मान लो और I2 माइनस कर दो, तो सेंटर माना तो 7, मोनोबॉन्ड एटम 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, 7 प्लस 9 10/2 यानी 5, यानी हाइब्रिडाइजेशन तो sp3d होगा। sp3d होगा तो कैसा होगा, सिंपल सी बात है, I3 माइनस में 3 इक्वेटोरियल लोन पेयर ऑन द सेंट्रल आई एटम एंड 2 एक्सियल बॉन्ड पेयर इन द ट्राइगोनल बायपिरामिडल एनवायरनमेंट, सी ऑप्शन होगा, सिंपल लॉजिक है। क्या इसका फिगर भी बनाना है या कर लोगे, आई होप सो कर लोगे तुम लोग, नहीं तो मैं रुको एक मिनट बता ही देता हूँ, कॉपी में नोट डाउन कर लो, एक मिनट रुकिए। I3 माई हाइब्रिडाइजेशन समझ में आ गया, और इसका लीनियर शेप होगा ना, तो लीनियर शेप में पता है आपको कैसे लिखते हैं, आई, ये आई, और यहाँ पे एक आई, कैसे हो गया। अब आपको पता है पोजीशन आपके कितने इक्वेटोरियल पोजीशन है, तो इस जगह पे इस तरीके से बना लो, इस तरीके से बना लो, और इस तरीके से यहाँ पे जोड़ लो, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, और इस जगह पे इसको थोड़ा सा कर्व बना लेना इस जगह पे, और इस पूरे पे आप क्या लिखोगे, माइनस का साइन दोगे, ये I3 माइनस, तो क्या बोलोगे, 3 इक्वेटोरियल लोन पेयर ऑफ द सेंट्रल आई एटम एंड 2 एक्सियल बोन पेयर, ये देखो एक्सियल पोजीशन पे है, और ये कौन सा शेप है, लीनियर है, ये देखो इस तरह, यहाँ ऊपर माइनस है, इसको थोड़ा सा इस तरह से कर्व कर लेना, मतलब आई के साथ ये थोड़ा सा दूर रख लेना इस तरीके से, और आई और ये आई इस तरह से कर देना, ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया, ये सब इक्वेटोरियल पोजीशन है, और ये जो सीधा दिख रहा है वो एक्सियल पोजीशन है, ये स्ट्रक्चर होगा, याद रखना। तो आंसर होगा 3 इक्वेटोरियल लोन पेयर ऑन द सेंट्रल आई एटम एंड 2 एक्सियल, और आपको पता है अगर sp3 डिहाइब्रिडेशन होता है तो आपको पता है सीसो स्ट्रक्चर भी होते हैं, टी शेप्ड भी होता है, लीनियर, ये लीनियर स्ट्रक्चर है, तो इसलिए तीनों जो आपका लोन पेयर है वो कहाँ होंगे बच्चों, इक्वेटोरियल पोजीशन पे होंगे, ये इस तरीके से, थोड़ा मैंने इसको मॉडिफाइड कर दिया ये, और पूरे पे माइनस का साइन। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 बोलो, इसका ये फिगर बना लेना सब कॉपी में, ये वाला सेकंड वाला, थोड़ा सा ट्राइंगल को थोड़ा दूर रखना लाइन से। क्वेश्चन नंबर 60 एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट ऑफ द फॉलोइंग, डायपोल मोमेंट किसका ज्यादा और किसका कम, ये आयुषी ने कहा है 1 का 2 से ज्यादा, 1 का 2 से ज्यादा क्यों, आपको पता है, याद करो यहाँ पे क्या होगा, रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज करता है, तो इंक्रीज करता है तो डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्रीज करेगा, क्योंकि आपको पता है म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा, और यहाँ पे आपको पता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा, यानी बॉन्ड एंगल इंक्रीज नहीं डिक्रीज करेगा, बॉन्ड एंगल डिक्रीज करेगा तो डायपोल मोमेंट इंक्रीज, याद करो बताया था क्लास में, याद आ गया। क्वेश्चन नंबर 61, ये सब जो जो चीजें हैं वो मैं पढ़ा चुका हूं, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 61, व्हेन N2 प्लस इज फॉर्म फ्रॉम N2 बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, अरे यार ये तो बहुत इजी है, ये तो तुम लोग कर ही लोगे,
अच्छा इसका डी बोला है क्या? चलो मैं अभी आंख बंद करके मान लेता हूँ 61 का डी। सॉल्व करने की क्या जरूरत है, 61 का डी मान लिया, पढ़ा ही चुका हूँ इससे। क्वेश्चन नंबर 60 कहाँ गया मेरा वो पॉइंटर? हाँ 62 विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज टू नोडल प्लेन। बोलो दो नोडल प्लेन किसमें है? आपको पता बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, किस जगह पे दो नोडल प्लेन होते हैं? आपको पता है सिग्मा पाई वाले में पाई 2p और पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग में सबसे ज्यादा होते हैं। याद करो फिगर में भी मैंने दिखाया था, कल का जो मैंने पीपीटी बनाया उसमें दिया दिया हुआ था। तो पाई स्टार 2p, ये सिग्मा वाले में नहीं, सबसे ज्यादा नोडल प्लेन एंटी बॉन्डिंग में होंगे, इस तरह से याद रखना। और ये बनता कैसे है, थोड़ा सा फिगर भी की भी झलक आपको दिखा देता हूं ताकि आपके दिमाग में आ जाए। याद करो कुछ ऐसा बताया था क्या, इस तरीके से, एक यहाँ पे, एक इस जगह पे, एक ऐसे और एक ऐसे, ये ऊपर से गया और एक नीचे से गया। ये फिगर देखो, आपके कल मैंने चार्ट में भी बताया था कितने नोडल प्लेन हुए, एक ये और एक ये, टोटल नोडल प्लेन क्या हो गए? दो। और ये स्ट्रक्चर किसका है? पाई स्टार 2p का, एंटी बॉन्डिंग वाले का है। चलिए बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 63 में आ जाए, अमंग द फॉलोइंग स्पीसीज स्ट्रक्चरल पेयर। ये तो बहुत आसान है, इसमें क्या दिक्कत है, ये तो तुरंत कर लोगे। NF3 और S3O प्लस आइसोस्ट्रक्चरल है, NO3 माइनस और BF3, ये तो इजी है। 63 का सी ऑप्शन। आजकल असर्शन रीजन नहीं आते, तो असर्शन रीजन की कोई जरूरत आपको नहीं है। आई होप सो सबको समझ में आ चुका होगा। नहीं डी ऑप्शन, 63 का डी ऑप्शन कहाँ? 63 का सी होगा ना बच्चों, देखो ना एक बार। NF3 और S3 प्लस का पिरामिडल होगा ना, और NO3 माइनस और BF3 का प्लानर होगा ना, देख लो एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका प्रीवियस ईयर के हैं, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके पास इन सब के तो सॉल्यूशन होते ही होंगे। अब आप ये प्रीवियस ईयर के खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि अभी बहुत टाइम भी हो चुका है। तो ये वाले प्रीवियस ईयर के आपको मैंने पीपीटी भेज दी है, सॉरी इसका असाइनमेंट भेज दिया है, तो प्रीवियस ईयर वाले आप लोग जो है ना खुद से थोड़ा बच्चों कर लेना, ठीक है। आई होप सो कर लोगे, है ना। अब किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ लो, और डाउट नहीं है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है।